प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शॉर्ट में इसको एफपीआई हम लोग कहेंगे इन इंडिया। तो भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, अ प्रोसेस, जिसमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है एग्रीकल्चर से, उसको इस तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन करना, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला करके, उसको ग्राइंड करके, ठीक है, उसको किसी दूसरे रूप में बदल करके, उसको ऐसे रूप में बदलना कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, खराब ना हो सके और उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए। उदाहरण के लिए टमाटर को जो है टोमेटो सॉस में बदल देना या उसको पिकल्स के फॉर्म में बदल देना। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस जिसमें एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल जो हमें अवेलेबल होते हैं उसका रीप्रोसेस करना, जिससे उसका वैल्यू एडिशन बदल हो जाए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज एज इट इज रहे और उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। वर्तमान में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में और खास करके भारत के लिए एक सनराइज इंडस्ट्री है, क्योंकि खास करके उन देशों में जहां पर ये आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसको फीड करना, उसको भोजन प्रदान करना जहां पर एक चैलेंज हो सकता है, ऐसे कंडीशन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक उसका सॉल्यूशन बन करके सामने आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर इंडिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या पोटेंशियल है या ऐसे कौन से फैक्टर अवेलेबल हैं जिसके कारण इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो जो है अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल या ग्रोथ फैक्टर्स, क्यों भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो सकता है। चलिए पहला कारण देखते हैं। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। आज भी भारत की 50% से ऊपर की आबादी, मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड विद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और अगर एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर को भी जोड़ दें, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, ये तमाम चीजों को जोड़ दें, तो लगभग 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है। लगभग 16 से 17% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी में है। बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विविध प्रकार के फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भारत जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो एग्रेरियन कंट्री होने के कारण ये एडवांटेज है इंडिया को, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वही कंट्री कर सकता है जहां एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी मात्रा में हो। ठीक है, तो ये एडवांटेज भारत को है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, घी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जिंजर, बनाना, गुआवा, मैंगो, पपाया एंड मच मोर। ठीक है, कैलीफ्लावर, कैबेज, इन बहुत सारी चीजों में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, यह एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट हैं। अब यदि इन प्रोडक्ट को हम रीप्रोसेस कर दें तो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में डेवलप हो जाएगी। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, ठीक है, यानी दूध के, घी के, दाल, ऑयल सीड माने जो तिलहन है, जिंजर, अदरक, बनाना यानी केला, गुआवा, अमरूद, मैंगो, आम, पपाया एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेरेल्स, यानी कि राइस एंड व्हीट का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फ्रूट्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वेजिटेबल्स का और फिशरीज का। यानी हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इसलिए हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने यहां डेवलप कर सकते हैं। तीसरी बात, इंडिया इज होम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिव स्टॉक पॉपुलेशन। भारत में जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनकी संख्या भी पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है। दुनिया में 50% बुफेलो भारत में पाए जाते हैं, पिग्स है, गॉट है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ मीट इंडस्ट्री काफी अच्छे ढंग से उसको हम डेवलप कर सकते हैं, मीट की रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन अपॉर्चुनिटीज के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तीसरी बात जो है, भारत में RS 90 करोड़ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पर ईयर, यानी भारत में
जो हम विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको फसल काटने के बाद प्रति साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है भारत में, यानी वो वेस्टेज के रूप में चला जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट माने कटाई करने के बाद फसलें या तो सड़ जाती हैं, चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि जितना आइटम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, किसी कारण से सड़ गया, उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया, तो यदि हम उतनी ही मात्रा को रीप्रोसेस कर दें, प्रोसेसिंग कर दें यदि उसकी, और उसको दूसरे फॉर्म में बदल दें ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो इंडिया में प्रति साल इतनी मात्रा में होता है, उसको कम करने की अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। तीसरी बात, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। प्राचीन काल से हम लोग अपने घरों में अचार जानते हैं। अचार क्या है? आम को इस रूप में बदल देना, आम या जिस भी चीज का अचार रखा जाता है, पिकल्स रखे जाते हैं, उसमें उस रॉ मटेरियल को इस फॉर्म में बदल देना कि वो सालों साल 2-2, 4-4, 5-5 साल को पिकल्स खराब नहीं होते, ठीक है। तो उसमें तेल डाल करके, नमक डाल करके, बेकिंग सोडा डाल करके, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हम साथ में मिला देते हैं, जिससे उसकी जो प्रिजर्वेटिव या सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये नॉलेज हमारा बहुत पुराना है, ठीक है। पहले भी, आज से 20, 25, 30 साल पहले और 50, 100 साल पहले जब लोग लंबी दूरी यात्रा में जाते थे, तो अगर घरों में सब्जी वगैरह बनाया है तो उसमें नमक थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिला लिया जाता था, ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिजर्व फूड प्रोसेसिंग का ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया में बहुत पहले से पाया जाता है, उसको अब साइंटिफिक तरीके से किए जाने की जरूरत है। एक बेस, एक फाउंडेशन अवेलेबल है। अगली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स एंड मार्केट। इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी प्रकार के जो लेबर चाहिए, इंडिया में लेबर या वर्कफोर्स की कमी नहीं है। इसके अलावा यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वेरियस फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्रोसेसिंग के बाद, तो मार्केट का अभाव भी भारत में नहीं है। इंडिया इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंक्रीजिंग स्पेंडिंग्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स। अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो रहा है कि अब हम फूड प्रोडक्ट्स में अपनी खर्चे पहले की तुलना में हम ज्यादा मात्रा में खाने पीने में खर्च करते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मान लीजिए हमने पिज्जा या बर्गर बना लिया, पहले हमने गेहूं को आटा बनाया, फिर आटा से मैदा बनाया, फिर उसके बाद हमने पिज्जा बर्गर बनाया, और हमें ये डर है कि लोग तो इसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो है, ये हमें मालूम है कि अब लोग 150 रुपए, 200 रुपए का पिज्जा खाने में भी परहेज नहीं करते, और एक झटके में वो उस 150-200 रुपए की खर्च वहां पर वो कर देते हैं। तो यानी फूड प्रोडक्ट्स में स्पेंडिंग्स अब जो है पहले की तुलना में बढ़ी हुई है, तो इट आल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वर्किंग वुमेन। अब ज्यादातर पैकेज्ड फूड का जमाना आ गया है, रेडीमेड फूड का जमाना आ गया है, इंस्टेंट फूड का जमाना आ गया है, ठीक है। उसके पीछे कारण यह कि अब न्यूक्लिएटेड फैमिलीज हो गई, आइसोलेटेड टाइप की फैमिली, पति पत्नी एक बच्चा। अब ऐसी स्थिति में पति भी वर्किंग में है और जो पत्नी है या विमेन है वो भी वर्किंग में है। ऐसी स्थिति में दोनों के पास समय का अभाव है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मैगी बना लो, नूडल्स बना लो, डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स रेडीमेड अवेलेबल है। 5 मिनट में इंस्टेंट फूडिंग अवेलेबल है। यहां तक कि कुछ पैकेज्ड फूड आते हैं जिनको कुक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे खाइए और अपना 5 मिनट में आप अपना जो है ये सारा काम करके और अपने अपने वर्क में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे समाज का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण हो रहा है, और इस शहरीकरण के कारण लाइफस्टाइल एंड एस्पिरेशन भी बदल रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, हमारे एस्पिरेशन बदल रहे हैं, और इन सब चीजों में भागा दौड़ी है, समय का अभाव है, पैसे हमारे पास पर्याप्त है, तो ऐसे समय में खाना तो हम खाएंगे ही, ठीक है। लेकिन अब एक कुक रख करके या खुद बना करके
जो है बनाए वो थोड़ी सी दिक्कत है, तो ऐसे भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ फंक्शनल फूड। अब एक इस प्रकार के फूड की जरूरत बाजार में महसूस की जा रही है जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, जिसमें पोषक हो हमारे लिए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी हो, उसको हमें जल्दी से कुक भी हम कर सकें या बहुत कम टाइम में उसको हम कुक कर सकें, डाइजेस्टिव भी हो, ऐसे सारे फूड को हम फंक्शनल फूड कहते हैं, या इसी को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड कहते हैं। माने ऐसा भोजन जो हमारे भोजन के साथ साथ हमारे लिए एक पोषक तत्व भी हो, एक दवाई का भी काम हमारे लिए करता हो, ऐसी चीजों को खाने की अब थोड़ी सी होड़ जो है बाजार में मची हुई है। ठीक है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो खाद्य की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देना, ठीक, ये तमाम चीजें अब मार्केट में चल रही है। चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, हमारी जो जननांकिकी है, जननांकिकी का मतलब है अब हमारे जैसे टोटल पॉपुलेशन में यूथ की संख्या ज्यादा है और यूथ एक डायनामिक एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके नए मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स होते हैं, नए एस्पिरेशंस होते हैं। ठीक है, उनके पास समय का अभाव होता है, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा अब पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी हुई है, वो फूड आर्टिकल्स में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये तमाम जो डेमोग्राफिक वैल्यूज बदल रही हैं, इससे भी फूड इंडस्ट्री को या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक बल मिलता है। इसके अलावा अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप किया जाता है तो उसमें इंडिया को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पावर है। ऑब्वियसली एक नया इंडस्ट्री अगर हम सेट करते हैं, कहीं पर फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है 2, 4, 10, 20 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कहीं पर जहां पर फैक्ट्री लगी है उसके आसपास बिजली भी होगा, सड़क भी होगा, पानी भी होगा, आसपास अच्छी बस्तियां बसनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पान ठेला, मार्केट, दुनियादारी, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जो फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, तो अभी तो फार्मर्स के प्रोडक्ट अच्छी कीमत पे नहीं खरीदे जाते, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है फार्मर्स को। लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है तो जो किसान अपनी उपज को अच्छी कीमत में बेच सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच सकता है, उसको लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज या कहीं पर ले जाकर के चीजों को स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी, और इससे जो फार्मर्स की इनकम है उसको भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि डबल करना है 2022 तक, उसमें भी हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन माल न्यूट्रिशन एंड पीएचएल। पीएचएल माने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होता है तो हम इस प्रकार का फूड बनाएंगे जिसको न्यूट्रास्यूटिकल फूड कहते हैं, जिसमें अभी बच्चे या गरीब तबके के लोग खाते तो हैं लेकिन उनको पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होने से हम उनको न्यूट्रास्यूटिकल फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, उसमें कमी आएगी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में भी कमी आएगी। बूस्ट ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन करेंसी। अगर हम बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने पर हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक ठाक हो जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग आगे समझेंगे। कर्बिंग माइग्रेशन एंड फूड इन्फ्लेशन। अभी इंडस्ट्री डेवलप न होने के कारण गांव के लोग शहरों की ओर भागते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको शहर में ज्यादा डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल गांव में मिलता है। तो जो रूरल है या सेमी रूरल एरियाज है, वहीं पर फूड इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा ताकि उसको रॉ मटेरियल तुरंत कम दूरी पर अवेलेबल हो, वो उसकी प्रोसेसिंग करके फिर उसको मार्केट तक पहुंचाए। तो ऐसा यदि किया जाएगा तो जो रूरल और सेमी रूरल एरिया के लोग जो काम की तलाश में शहर की ओर भागते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, इससे शहर में अर्बनाइजेशन की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, स्लम की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक तरफ उससे छूट मिलेगी, दूसरी तरफ ये माइग्रेशन रुकेगा। गांव और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबिलिटी होगी।
ठीक है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारा फूड वेस्ट चला जाता है, ठीक है। इसके कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई हो जाती है, खास करके उन सालों में जब उपज कम हुई हो। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तो होता ही होता है, उसको नहीं रोका जाता। एवरेज 10% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, यानी अगर हम 1 क्विंटल गेहूं उत्पादित करते हैं तो उसका 10% यानी कि 100 किलोग्राम गेहूं लगभग जो है वो किसी न किसी तरीके से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि काफी उसके जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल मार्केट में होंगे, ठीक है। चलिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इससे क्रॉप डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलेगी, यानी हम ऐसे फसल उगाने शुरू करेंगे जिसको आसानी से रीप्रोसेस किया जा सके, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल का विविधीकरण, अनेक अनेक प्रकार की वैरायटीज, अनेक अनेक प्रकार की फसल को हम उगाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि अंगूर की खेती नहीं की जाती, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, या हम कर भी लें तो उसका तकनीक वो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ अंगूर की खेती करें और उसको रीप्रोसेस कर दें, यहाँ रीप्रोसेसिंग की या प्रोसेसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, अंगूर की नई नई वेराइटीज, तो ये तमाम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज भी हमें यहाँ पर मिलती है। इनहैंस क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड, फूड इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक फायदा ये भी है कि हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ एडिटिव मिला करके उस फूड के टेस्ट में, उसकी क्वालिटी में हम उसमें इनरिचमेंट ला सकते हैं, उसको रॉ मटेरियल से बेहतर बना सकते हैं। जैसे टमाटर से ज्यादा अच्छा हो जाता है टमाटर का जो सॉस है, ठीक है, और टमाटर के सॉस में वही टेस्ट नहीं होता जो टमाटर में होता है। तो हमने उसका टेस्ट भी चेंज कर दिया, उसकी क्वालिटी भी चेंज कर दी, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा दी, ये तमाम चीजें। नेक्स्ट, इनहैंस कंज्यूमर चॉइसेस एंड सेटिस्फैक्शन। अब हमारे पास मान लीजिए हमें अपने सब्जी के लिए कोई खटाई का उपयोग करना है, तो आज मार्केट में इमली के बूरा, अमचूर, आम की बनी हुई कुछ ऐसी आइटम मार्केट में विभिन्न प्रकार के अवेलेबल आइटम हैं, जिनको आप रॉ मटेरियल के रूप में अपने घर में नहीं रख सकते थे, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करके इस रूप में बदल दिया गया है कि आपको डिफरेंट टाइप की एक नीड के लिए चीजें अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर के पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब उसको हर सीजन में हर प्रकार की चीज मिल पाती है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा हो जाता है। प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रोलॉन्ग्स द सेल्फ लाइफ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक खासियत, एक अच्छी बात यह भी है कि जब हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, एक रॉ मटेरियल को दूसरे फिनिश्ड गुड में बदलते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में कमी नहीं आने देते और उसकी सेल्फ लाइफ भी हम बढ़ा देते हैं। 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड 50 मेजर क्लाइमेट्स। भारत में 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं और 50 मेजर क्लाइमेट्स हैं, जिसके चलते हम विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फूड्स, ये तमाम प्रकार की चीजों को हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे हमारे फूड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज या पोटेंशियल या ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल हैं, जिसके कारण इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप किया जा सकता है, और उसके जो हैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जो है माना जाता है। तो ये तमाम चीजें हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स या इसके चैलेंजेस क्या है। चलिए, क्या प्रॉब्लम्स? नंबर 1, लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रकार के हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें इनोवेशन करके हम एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास टमाटर है, तो उसको हम किस किस रूप में डेवलप करके किस किस नए रूप में हम बना सकते हैं, इसकी थोड़ी सी अभी हमें जो है वो कमी है। यानी कुल मिला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन की कमी है। कुछ गिने चुने प्रोडक्ट ही हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बना रहे हैं। दूसरा, inadequate focus on quality and safety standards। हम फूड प्रोसेसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल क्वालिटी के पैरामीटर्स है, उन पे हमारा थोड़ा फोकस कम है। उसको हम लोकली नीड के हिसाब से भी चीजों को कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने की जरूरत है। तीसरी बात, सप्लाई चेन इंस्टीट्यूशनल गैप्स। सप्लाई चेन इंस्टीट्यूशनल गैप्स का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं टमाटर सॉस की बात करता हूं,
ये सॉस फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी एक पूरी चेन रही होगी। पहले फार्मर ने बीज खरीदा होगा, खेत में बोया होगा, टमाटर उगाया होगा, टमाटर की जो है कटाई की होगी, उसको बेचा होगा, फिर उसको लंबे समय तक कहीं पर रखा गया होगा, फिर वो होलसेलर के पास, फिर वो रिटेलर के पास, ऐसे तमाम चैनल से वो गुजरा। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूशनल गैप्स है, यानी कहीं प्रोडक्शन कम है, कहीं प्रोडक्शन ठीक ठाक है तो उसके स्टोरेज की सुविधा ठीक नहीं है, कहीं स्टोरेज की सुविधा ठीक है तो उसके प्राइसेस काफी ज्यादा है। तो इस प्रकार से एक गैप्स है, इन सारे गैप्स को हमें कम करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। भारत में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण जो वो प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनती है, उसमें ऑलरेडी कुछ केमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए उनको यदि रीप्रोसेस कर भी दिया जाए तो उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, बल्कि उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ आ जाते हैं। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी हमारे यहां जो विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं वो सीजनल है, बारहमासी नहीं है। इसके कारण अगर कोई व्यक्ति टमाटर सॉस बनाने की फैक्ट्री डालता है तो उसको 12 महीने टमाटर की अवेलेबिलिटी उसी रेट पर, उसी पेस में अवेलेबल हो, इसकी संभावना कम है। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी भारत में जिस मात्रा में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करते हैं और हम उसके बहुत ज्यादा मात्रा को रीप्रोसेस या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उससे कम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। उदाहरण, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन जितना फ्रूट और वेजिटेबल हम पैदा करते हैं उसका केवल 2 से 3% ही हम प्रोसेस कर पाते हैं। ये बहुत कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार मैराइन, माने जो समुद्र से जो चीजें पैदा होती हैं, मछली, क्रैब्स और भी जो मैराइन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम केवल 8% ही जो है उसका हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं। उसी प्रकार पोल्ट्री में 6% और मिल्क में 35%, जबकि हम इन सब में कहीं ना कहीं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमें ये रीप्रोसेसिंग की मात्रा इसको बढ़ानी पड़ेगी, यानी कैपेसिटी को हमें और ज्यादा उपयोग में लाना पड़ेगा। अगली बात, इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, यानी इसका दूसरा मतलब यह है लैक ऑफ प्रोसेसेबल वैरायटीज। जैसे अगर हमें टमाटर करना है तो हम ऐसे टमाटर की वैरायटी को उगाएं जिसकी प्रोसेसिंग आसानी से की जा सके, यानी जिसमें रस की मात्रा कम हो, गूदा की मात्रा ज्यादा हो। बात समझ में आ रही बात? रस ज्यादा होगा, उसकी क्या प्रोसेसिंग करेंगे? तो टमाटर की ऐसी वेराइटीज को हमें पैदा करना है ताकि उसकी प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है, तो ये एक कमी है हमारे यहां। ठीक, लैक ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को फाइनल टेस्ट देने के लिए एक तो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, माने उसमें कुछ जो ऊपर से ही ऐसा कुछ दिखने में, जैसे कि मान लो उसमें डंठल है तो डंठल को तोड़ देना। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्राइमरी होती है। फिर उसके बाद मशीनरी में उसको दूसरे रूप में बदल देना, वो सेकेंडरी। तो इन सारी चीजों में यहाँ पर अभाव है, स्टोरेज पर्याप्त नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी वगैरह की कमी है। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पाई जाती है। अब इनको कुछ दूर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। चलिए पहले देखते हैं FSSAI नॉर्म्स एंड फूड सेफ्टी मित्रास। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ये कदम उठाया गया। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो खाद्य पदार्थ बाजारों में बिकते हैं, खास करके जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो फूड बिकते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यदि शाकाहारी है तो उसमें ग्रीन सिंबल मिलता है, मांसाहारी है तो रेड सिंबल गोल वाला मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन का काम जो है वो FSSAI के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत रह करके काम करती है। तो इसने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, इन्होंने कुछ नियम तय किए हैं कि यदि आप किसी फूड को प्रोसेस करते हैं तो उसमें इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये पैमाने, उसमें इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, ये सब होने चाहिए। तो ये सारे मापदंड भारत ने तैयार कर रखे। इसके अलावा इसी मिनिस्ट्री ने फूड सेफ्टी मित्रास, फूड सेफ्टी मित्र वो व्यक्ति हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाती है। इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से लोग उसमें जो है 4-6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उस कोर्स को कर लेते हैं। उसके बाद उनको फूड सेफ्टी मित्र का दर्जा दे दिया जाता है।
अब वो किसी भी इंडस्ट्री में जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है वहां जाके काम करते हैं और उनको ये आइडिया रहता है कि किस तरीके से हम प्रोसेसिंग करें ताकि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम ना होने पाए। ठीक है, तो ये पहली शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा नहीं है ये कदम। दूसरा, वेरियस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, भारत में डिफरेंट प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किए गए हैं, क्योंकि जब रॉ मटेरियल हमारे पास ज्यादा होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग भी ज्यादा बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क के लिए, तो ऐसे तमाम रेवोल्यूशन हमने चलाए हैं, इससे इनडायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मदद मिलती है। अगली बात, एफपीआई इज पुट अंडर पीएसएल। एफपीआई माने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पीएसएल माने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र देयक के अंदर रखा गया। यदि किसी चीज को पीएसएल के अंदर रखा जाता है, इसका मतलब यह है कि यदि उस इंडस्ट्री का व्यक्ति बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको कम ब्याज दर पर लोन आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम ओपन करना चाहते हैं अपने मार्केट में तो हमें लोन वगैरह की फैसिलिटी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आता है। अगली बात, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो भारत में फूड प्रोसेसिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिशन तैयार किया गया है, जो कि पहली बार 2012 में आया और दूसरी बार 2017 में आया। ठीक है, तो इस मिशन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट को कैसे करना है, ये तमाम बातें उसमें बताई गई है। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की योजना है, 2017 में लाई गई थी। इस योजना में होलिस्टिकली पूरा जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इत्यादि रखा गया है। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत भारत में फूड पार्क्स स्थापित किए जाएंगे। 253 फूड पार्क्स लगभग अभी तक स्थापित हो चुके हैं। मेगा फूड पार्क्स, बड़े लेवल के फूड पार्क्स स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संख्या अभी तक 42 है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन वगैरह बनाना जरूरी है, कोल्ड स्टोरेज, ताकि हम टमाटर और भी बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था बनाई जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एग्रीकल्चर से जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनकी प्रोसेस करने के लिए जगह जगह पर कुछ क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फ्रंटवर्ड लिंकेज, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पीछे की ओर और आगे की ओर कुछ लिंक जोड़ना है। ठीक है, पीछे की ओर का मतलब मान लीजिए मैंने टमाटर खरीदा 1000 किलोग्राम और उसमें से मैं 800 किलोग्राम का ही, मान लीजिए 1000 किलोग्राम मैंने टमाटर खरीदा और उसमें 800 किलोग्राम का ही मैं प्रोसेसिंग कर पाता हूं, 200 किलोग्राम मेरा बच जाता है, तो मैं उसको मार्केट में सेल आउट कर सकूं टमाटर के रूप में। ठीक है, और यदि मैंने टमाटर खरीदा है तो उसको रीप्रोसेस करके मैं उसमें जो है उसको नए रूप में बदल सकूं। तो बैकवर्ड फ्रंटवर्ड, आगे पीछे दोनों की तरफ जो है कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, इसके अलावा इस मिशन का एक लक्ष्य ये भी है कि जो फूड प्रोसेसिंग हम करते हैं उसमें जो सेफ्टी मापदंड है, जो क्वालिटी वैल्यूज हैं, वो सब भी उसमें रहना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो हमें चाहिए, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोअर जीएसटी रेट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जीएसटी की रेट बहुत कम रखी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो 37% प्रोडक्ट है उस पर 0% जीएसटी है, 36% प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी है। इस प्रकार लगभग 75% प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी या 5 या उससे कम जीएसटी लगता है। 17% प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी है और केवल 8% प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी है और केवल 1% प्रोडक्ट पर 28% जीएसटी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जीएसटी रेट लगभग 75% जो फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट हैं उस पर 5% से कम है, तो इससे इसकी जो सेल है वो बढ़ेगी। ऑपरेशन ग्रीन्स, 2018 में ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, शॉर्ट में टॉप कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके पैदावार को बढ़ाना, इन क्षेत्रों में लगे हुए फार्मर्स का वेलफेयर करना, इनके प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, ये तमाम इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया था। अगली बात, वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया भारत के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स को उसमें शामिल किया जाता है और यह बताया जाता है कि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारी एफडीआई पॉलिसी क्या है, भारत सरकार यदि वे फूड इंडस्ट्री डेवलप करते हैं भारत में तो उनको क्या मदद मिलेगी, हम मेगा फूड पार्क्स बना रखे हैं, हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना रखे हैं। तो ऐसी तमाम जो
फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ये वर्ल्ड फूड इंडिया इंटरनेशनल इवेंट के माध्यम से बताया जाता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स, हमारे जो कुछ मशीनरीज है, प्लांट्स है, उसके टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अनेक कार्यक्रम चला रही है। स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी संख्या में लिव स्टॉक पॉपुलेशन पाई जाती है और डिफरेंट प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी वहां पर पैदा होते हैं, कैस्यू है, कार्डमम है, ऐसे तमाम चीजें, ठीक है, स्पाइसेस है, तो वहां पर भी स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, दुनिया भर के देशों के साथ हम, ठीक है, जैसे शिकागो में मीट पैकेजिंग का काम चलता है, दुनिया भर में फेमस है, तो हम ऐसे दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर के जो फूड प्रोसेसिंग में अपने अपने क्षेत्र में चैंपियन है, जैसे नीदरलैंड जैसे देश, डेनमार्क जैसे देश डेयरी क्षेत्र में मास्टर कंट्री है, तो हम उनके साथ मिलकर के कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तमाम चीजें हम उनके साथ कर रहे हैं। 100% एफडीआई भारत सरकार ने ऑलरेडी इस सेक्टर में दे रखा है। स्पेशल फंड ऑफ Rs 2000 करोड़ इन नाबार्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आसानी से लोगों को ऋण मिल सके प्लांट मशीनरी लैंड वगैरह खरीदने के लिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया है और ये फंड जो है वो नाबार्ड के अंदर के कंट्रोल में रहता है और नाबार्ड के अप्रूवल से ही आगे उसको जो है वो लोन वगैरह मिलता है, लेकिन आसान शर्तों से लोन मिलता है। तो ये तमाम जो गवर्नमेंट लेवल पे कोशिश किए जा रहे हैं, ये तमाम बातें हमने यहाँ पर देखा। कुछ और गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, कुछ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कुछ नुकसान भी हैं, हम उन नुकसान पर चर्चा करेंगे और फिर कुछ और जो छोटे मोटे कुछ फैक्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके, और आई होप कि अब इंडस्ट्री हमारा खत्म हो जाए। थैंक यू।